हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन, इसकी डेफिनेशन आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ solute and solvent to form a homogeneous solution is called diffusion। तो जैसा कि इस डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग मतलब अपने आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद एक होमोजेनियस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, देन दैट सॉल्यूशन इज सेड टू बी फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन। एग्जांपल लेते हैं इसके कुछ। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक बोला जाता है अगरबत्ती को। तो जैसा कि आपने देखा होगा, घर पे हम जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं और कुछ देर बाद में पूरे घर के अंदर अगरबत्ती की स्मेल जो है वो फैल जाती है। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि एरोमेटिक गैसेस जो उस अगरबत्ती के जलने से प्रोड्यूस हुई, ये एरोमेटिक गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। एरोमेटिक गैसेस आर अंडरगोइंग डिफ्यूजन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ये एरोमेटिक गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ incense stick undergo diffusion in the atmosphere। तो एटमॉस्फेयर यहां पर काम करता है एक सॉल्वेंट का, और एरोमेटिक गैसेस काम करती है यहां पर एक सॉल्यूट। एक और एग्जांपल लेते हैं, अप्लाइंग ऑफ परफ्यूम। जब आप परफ्यूम यूज करते हो तो किसी एक रूम में आप जहां भी परफ्यूम यूज कर रहे हो, कुछ देर बाद में इसकी स्मेल जो है वो पूरे घर में आपको फील होती है। तो यहां पर भी बोला जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द परफ्यूम undergo diffusion in the atmosphere तो इन दोनों ही प्रोसेस में हमें कोई मिक्सिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये अपने आप ही प्रोसेस होता हुआ हमें फील होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर आपको डिफ्यूजन दिखाई भी देगा डेली लाइफ से ही। मिक्सिंग ऑफ डाई इन वाटर। हमारे पास एक बकेट पानी है, इसके अंदर हमने कोई डाई, इसकी 2 ड्रॉप्स डाल दी। तो जैसे हम घर पे यूज करते हैं उजाला, एक डाई होती है जो कपड़े धोने के बाद यूज की जाती है। 2 ड्रॉप्स उजाला की डाल दी हमने इस पानी के अंदर, और इस पानी को हमें स्टिर नहीं करना है, इसको एज इट इज आप लीव कर दो। कुछ देर बाद में आप देखोगे ये दोनों ड्रॉपलेट्स इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं अपने आप, और एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप उजाला के ड्रॉपलेट्स को पानी में फैलता हुआ देख सकते हैं। जब ये मिक्स हो रही होगी उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिक्सिंग जो है वो उजाला ड्रॉपलेट की हो रही है पानी के अंदर। तो ये एग्जांपल हो गया जहां पर डिफ्यूजन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जांपल है सॉल्यूट का यहाँ पर,
और ये सॉल्वेंट का। तो इन सभी एग्जांपल्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि एक होमोजेनियस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कुछ की पॉइंट्स या फिर कह लो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये की पॉइंट्स क्या है यहां पर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले डिफ्यूजन का प्रोसेस किस वजह से होता है, तो डिफ्यूजन टेक प्लेस ड्यू टू कंसंट्रेशन gradient of solute in the solution। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसको बोला जाता है, आप यहां से समझ सकते हैं। जब हमने इस पानी की बकेट के अंदर 2 ड्रॉपलेट्स डाली डाई की, तो ये डाई की जो 2 ड्रॉपलेट्स हैं, मैं ये कह सकता हूं कि इस ड्रॉपलेट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज हाई। तो ये ड्रॉपलेट जो है ये एक रीजन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का। और इस बकेट के अंदर ये जो एरियाज है जहां अभी कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल नहीं है, यहां पर नो सॉल्यूट पार्टिकल इज प्रेजेंट, तो हम यहां पर कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो, ये कह सकते हैं हम। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर 2 एरिया हुए, एक ये वाला एरिया जो ड्रॉपलेट वाला रीजन है जहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हैं, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। दूसरा ऐसे एरियाज इस सॉल्यूशन के अंदर जहां इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं हैं, तो हम इनको बोलेंगे दीज आर द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये जो डिफरेंस है हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हम यहां पर अब लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली लिख लो, दिस इज अ रीजन ऑफ लो concentration of solute and this is a region of high concentration of solute। तो concentration gradient क्या हो गया, concentration gradient is difference between region of high concentration and low concentration, इसको बोलेंगे concentration gradient। और इस gradient की वजह से solute particles move from region of high concentration to region of लो कंसंट्रेशन। तो ये हो गया 2 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हो गए जो आपको याद रखने हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां भी होगा तो वहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एक और पॉइंट डिफ्यूजन के बारे में जो आपको नोट करना है, दिस प्रोसेस is not reversible। इस प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो ऐसी कोई फिजिकल टेक्निक नहीं है हमारे पास जिससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब डिफ्यूजन जो था इससे मिलता जुलता एक प्रोसेस और हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस के बारे में भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो है वो आप बायो वगैरह के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में।
व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules across a semi-permeable membrane towards a solution is called osmosis। तो इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये लगाया गया है, एक साइड हमने ले रखा है प्योर सॉल्वेंट, तो जैसे कि हम कोई एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें वाटर हमने सॉल्वेंट यूज किया, तो एक साइड हमने प्योर वाटर को ले लिया और दूसरी साइड हमने फिल कर दिया सॉल्यूशन। तो एग्जांपल लेते हैं, हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाई है, तो इस साइड हमारी शुगर सॉल्यूशन है और ये शुगर सॉल्यूशन हमने बनाई है पानी में, तो इस साइड हमारा वाटर है और बीच में हमने क्या लगाया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस सेटअप के अंदर हमें ये ऑब्जर्व होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं और धीरे धीरे इस साइड में सॉल्यूशन का लेवल जो है वो राइज कर रहा है और इस साइड में इस सॉल्वेंट का लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस साइड में मूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट देखने को मिलता है, जबकि डिफ्यूजन के अंदर हमने क्या लिखा था, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आप याद रखना, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है और डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। इसी डेफिनेशन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम a less concentrated solution to a more concentrated solution is called osmosis। ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने जो एग्जांपल लिया था, सेम वही एग्जांपल हम यहां भी देते हैं और इस बार हम प्योर सॉल्वेंट की जगह क्या ले रहे हैं, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरी साइड हमने ले रखी है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल एक साइड मैंने 0.01 मोलर शुगर सॉल्यूशन को फिल कर रखा है, कंसंट्रेशन 0.01 है। दूसरी साइड मैंने 0.1 मोलर शुगर सॉल्यूशन को फिल कर रखा है, तो ये हो गई ज्यादा कंसंट्रेशन और ये हो गई कम कंसंट्रेशन। तो आपको क्या दिखाई देगा, जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप बीच में लगाएंगे, धीरे धीरे इस साइड सॉल्यूशन का लेवल जो है वो नीचे जा रहा है और इस साइड में सॉल्यूशन का लेवल जो है वो ऊपर राइज कर रहा है। तो कुछ देर बाद में इसका सॉल्यूशन का लेवल नीचे चला जाएगा और इस सॉल्यूशन का लेवल राइज हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि सॉल्वेंट यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर लेवल राइज हो रहा है। तो यहां पर भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। तो ये दोनों डेफिनेशंस के अंदर हमें एक चीज कॉमन जो मिलती है, सॉल्वेंट मूव करता है उस एरिया से जहां कंसंट्रेशन या तो कम रहती है या सॉल्वेंट ज्यादा रहता है। वहां से कहां मूव करेगा, उस एरिया पे मूव करेगा जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है या फिर सॉल्वेंट जो है उसका अमाउंट कंपैरेटिवली कम है। तो ये ऑस्मोसिस कहलाएगा। अब सवाल आता है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ऑस्मोसिस कब तक कैरी होता रहेगा। तो ये सॉल्वेंट तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों तरफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं हो जाती। जैसे ही कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी
सॉल्वेंट जो है उसका मूवमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और ज्यादा लेवल पे राइज दिखाई नहीं देगा। तो ये पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है। द सॉल्वेंट मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन until the concentration of solution becomes same on both sides। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ग्रेप्स के साथ, ग्रेप्स और रेजिन के साथ। रेजिन को किशमिश भी बोला जाता है। तो हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है इसको हम करवाते हैं। कोई आपसे अगर ये पूछे ग्रेप से रेजिन कैसे बनाया जाता है, अंगूर से किशमिश बनानी है, कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास ग्रेप्स जो है इनको हम डिप कर देते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में। पानी है, पानी के अंदर हम नमक डिसॉल्व करते हैं, ज्यादा अमाउंट में नमक डिसॉल्व करते हैं और उसके अंदर हम ग्रेप्स को डाल देते हैं। तो ग्रेप्स की जो वॉल होती है, आउटर वॉल होती है, ये यहां पर काम करती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। अब देखो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इन सब के अंदर सॉल्वेंट रहता है वाटर। तो इस ग्रेप्स के अंदर भी क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा। तो यहां पर भी अंदर भी इसके अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कई सारे विटामिन मिनरल्स डिसॉल्व रहते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन लो है। क्यों लो है? क्योंकि हमने बाहर जो है वो एक ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रखी है। हमने बाहर सॉल्यूशन जो बनाई थी पानी में काफी सारा नमक डिसॉल्व करके बनाई। तो बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में इसको बोला जा रहा है लो कंसंट्रेशन। ये लो कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में बोला गया है। तो क्या होगा जब आप अंगूर को डालते हैं एक सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, तो अभी आपको बताया था पानी के मॉलिक्यूल्स लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, मतलब अंदर से पानी बाहर की तरफ आएगा और ये जो अंगूर अभी तक आपको जो फ्लैसिड दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और इस तरीके से रेजिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हो गया रेजिन। और रेजिन कैसे बना? ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स। और श्रिंकिंग कैसे करवाते हैं? बाय डिपिंग ग्रेप्स इन सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में पानी जो है वो इस ग्रेप से बाहर आ रहा है। तो ये हमारी बॉडी होगी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ग्रेप्स इज द सिस्टम एंड वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम, सो दिस इज कॉल्ड एक्सऑस्मोसिस। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया एक्सऑस्मोसिस। एक्स का मतलब हो गया एग्जिट, और किसकी एग्जिट? सॉल्वेंट की एग्जिट। तो जिस भी सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हो उसमें से अगर सॉल्वेंट बाहर आने लग जाए तो एग्जॉस्मोसिस कहलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस में फर्स्ट टाइप इज एग्जॉस्मोसिस। और एग्जॉस्मोसिस की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? दैट इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द मेम्ब्रेन when the solvent molecules comes out of the system through membrane, it is called exosmosis. Example, making of resin from grapes। तो यहां आप लिखोगे grapes are dipped in salt solution, as a result
water comes out across the membrane, leading to shrinking of grapes। तो ये हो गया पहला टाइप ऑस्मोसिस का। सिस्टम में से पानी बाहर आएगा तो उसको बोला जाएगा एक्स ऑस्मोसिस। अब आते हैं सेकेंड टाइप में, एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस, व्हाट इज एंड ऑस्मोसिस? सो यहां पर पानी बाहर आया था, अब इसका जस्ट उल्टा लिख लेते हैं। व्हेन द solvent molecules enter into the system through the membrane, it is called anosmosis. Example, swelling of raisins। तो अभी हमने ग्रेप्स को जब सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया था तो वो श्रिंक हो गए थे, और आपने देखा होगा घर में कई बार किशमिश वगैरह का जब यूज करते हैं तो पहले उसको पानी के अंदर कुछ देर तक डिप करके रखा जाता है। तो जब हम ऐसा करते हैं उस टाइम पर हम क्या करवा रहे होते हैं, एंड ऑस्मोसिस। तो पानी जो है वो रेजिन के अंदर एंटर कर जाएगा और रेजिन जो है वो स्वेल हो जाएगी और फिर से उसी शेप में चली जाती है जिसमें ग्रेप्स था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन रेजिन is dipped in water, solvent molecules enters into it and causes swelling। तो यहाँ पर हम इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस दिखा देते हैं। ये हमारी रेजिन थी, ये वाटर था। अब वाटर जो है ये हो गया लो कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन और रेजिन के अंदर पानी कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगी अब हाई कंसंट्रेशन। तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, लेकिन अब पानी मूव करेगा अंदर और इस वजह से रेजिन जो है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। तो दिस इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। अभी जो हमने पढ़ा इसके बेसिस पे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स move from high concentration to low concentration, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जबकि यहां पर क्या पढ़ा हमने, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस semi-permeable membrane towards solution। या फिर इसको ऐसे लिख दो, from low concentration to high concentration is called osmosis। दूसरा पॉइंट, डिफ्यूजन कराने के लिए किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज
रिक्वायर्ड, जबकि यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट, अभी हमने देखा था डिफ्यूजन जो है ये रिवर्सिबल नहीं होता, इट इज नॉट रिवर्सिबल। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी कि ये रिवर्सिबल कैसे है। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो ये हो गया डिफरेंस इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर किसको बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, द प्रेशर रिक्वायर्ड to stop the osmotic entry of solvent molecules from low concentrated solution to high concentrated solution is called osmotic pressure। इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एपरेटस है, ये एपरेटस यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसको समझने के लिए। इस एपरेटस में हमारे पास दो चैम्बर्स होते हैं और बीच में लगा होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड में हम लो कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन रखते हैं, तो लो कंसंट्रेशन इस साइड में है सॉल्यूशन का, यहाँ से हम इस कंसंट्रेशन को फिल कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को फिल कर सकते हैं। और इस साइड में जो है वो है हाई कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन। जिस साइड हाई कंसंट्रेशन की सॉल्यूशन है उस साइड ये जो ऊपर ट्यूब लगी हुई है, इस ट्यूब के अंदर हमने एक पिस्टन लगा रखी है और इस पिस्टन को हमने कनेक्ट कर रखा है एक प्रेशर गेज के साथ। ये प्रेशर गेज है। अब क्या होगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, तो इस वजह से इस साइड सॉल्यूशन का लेवल राइज होगा। सॉल्यूशन का लेवल राइज होगा तो ये पिस्टन को सॉल्यूशन क्या करेगी, ऊपर की तरफ पुश करेगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पिस्टन को यहां से मूव नहीं होने देना है। तो इस पिस्टन को यहां पर फिक्स रखने के लिए कितना प्रेशर आप अप्लाई करते हो वो ये प्रेशर गेज बता देगी। और ये प्रेशर किसके बराबर होगा, जो नीचे से सॉल्यूशन प्रेशर अप्लाई कर रही है। और ये सॉल्यूशन जो प्रेशर अप्लाई कर रही है इस पिस्टन पे, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ा इस पिस्टन को यहीं पर फिक्स रखने के लिए, वो किसके बराबर हो गया, वो इस प्रेशर के बराबर हो गया जो नीचे से सॉल्यूशन अप्लाई कर रही है। तो इस वजह से इस प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रेशर गेज आपको जो प्रेशर बता रही है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज बीइंग एक्सर्टेड बाय द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और यही हमने यहां पर लिखा है, कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है टू स्टॉप द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट जो यहां से यहां आ रहा है उसकी
यहाँ पर आने से रोकने के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, मतलब इस पिस्टन को यहाँ पर फिक्स रखने के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड विद पाई। इसका आप ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए ये एक आइडियल डिवाइस नहीं है, मतलब आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर की तो हम एक एपरेटस का यूज करते हैं। दिस एपरेटस इज कॉल्ड बर्कले एंड हार्टलेज एपरेटस। और जो मेथड यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए उस मेथड को बोलते हैं बर्कले एंड हार्टले मेथड। तो ये मेथड मैं आपको समझा देता हूं, ये डायग्राम आपको बुक्स में मिल जाएगा। मेथड टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। मेथड का नाम है बर्कले एंड हार्टले मेथड। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको ड्रॉ कर लेना बुक से। तो ये एपरेटस यूज किया जाता है बर्कले एंड हार्टले मेथड में। इस एपरेटस के अंदर हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये और ये कंपार्टमेंट जो है ऊपर और नीचे वाले, इन दोनों के अंदर भरा जाता है सॉल्यूशन। और बीच वाला जो कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर होता है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों कंपार्टमेंट्स के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया होता है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना होता है कॉपर फेरोसाइनेट का। इस सॉल्वेंट को हम यहां से कंटिन्यूअसली फीड कर सकते हैं, जो हमने फनल लगा रखी है साइड में, और यहां पर एक और साइड में ट्यूब लगी हुई है टी, ताकि इस सॉल्वेंट की आराम से जो है वो एंट्री हो सके सॉल्यूशन साइड में, प्रेशर जो है वो बैलेंस रहे। अब क्या होगा बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगी तो सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन या फ्रॉम द साइड ऑफ सॉल्वेंट टू द साइड ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इधर मूव करना शुरू करेगा। जब सॉल्वेंट इधर जाएगा सॉल्यूशन की तरफ तो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर आएगा, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर जो है वो इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। और ऐसा करने की वजह से इस ट्यूब टी के अंदर क्या होगा, ये कॉलम जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, इसकी लिक्विड की हाइट जो है वो कम होने लग जाएगी। जब ये लिक्विड की हाइट कम होने लग जाए तब समझ जाओ ऑस्मोसिस स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस लिक्विड कॉलम को हमें देखना है यहाँ पर, और हमें इसको फिक्स रखना है, इसको मूव नहीं होने देना। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रेशर जो भी आप अप्लाई कर रहे हो ये आपको वैल्यू कौन बताएगा, प्रेशर गेज। और आप ऑब्जर्व किसको करोगे, इस लिक्विड कॉलम को जो इस ट्यूब टी के अंदर है। जब ये कॉलम फिक्स हो जाए, एक जगह पर आकर स्टेबल हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि आप उतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जितना प्रेशर ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर एंटर करते टाइम लगा रहा था। और इस प्रेशर को हम क्या कह रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द प्रेशर exerted on the piston is equal to the osmotic pressure on the solution side। ठीक है, और ये हम इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर लेते हैं इस बर्कले और हार्टले मेथड का यूज करके, बाय यूजिंग दिस डिवाइस। तो यहां से जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमें ये पता चला कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। जब हमने बर्कले और हार्टले मेथड का यूज किया तो हमें ये पता चला कि ऑस्मोटिक प्रेशर depends on first
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी। और दूसरा है टेम्परेचर। अब इन दोनों के साथ क्या रिलेशन था ऑस्मोटिक प्रेशर का? तो हमने इस केस में तो ये देखा, एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन कम होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। ऐसा हमें पता चला बर्कले और हार्टले मेथड के एपरेटस का यूज करके, जब हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया तब। दूसरा फैक्टर जो हमें पता चला वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसका इफेक्ट भी पड़ता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो यहां पर क्या इफेक्ट पता चला? एज द टेम्परेचर इंक्रीज, एज द टेम्परेचर इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास कंबाइंड फॉर्म क्या बन जाता है? कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स, तो हमारे पास ये आ गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। और जब हम यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो पाई इज इक्वल टू सी, और we can write down pi is equal to c into r into t, where pi is osmotic pressure, c is concentration of solution, r is constant for solution, and t is temperature। तो ये वेरिएबल्स यूज किए गए इस इक्वेशन में, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। यहां पर आपको एक बात नोट करनी है, आर दैट इज कांस्टेंट फॉर सॉल्यूशन हैज वैल्यू same as gas constant, that is R is equal to 8.314। ये वैल्यू रहेगी इस R की जो कि कांस्टेंट फॉर सॉल्यूशन है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिंस C जिसको हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर जब स्टार्ट किया तब बताया था नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो हम इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं C इज इक्वल टू N अपॉन V। और अगर हम इसको यहाँ पर यूज कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन? पाई इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T अपॉन V, वेयर N क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दो फॉर्म है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को लिखने के लिए। ये है फर्स्ट फॉर्म और ये है हमारे पास सेकंड फॉर्म। इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे इस चैप्टर में। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। आपका असाइनमेंट भी यही रहेगा, आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल में ले लेते हैं ये वाला,
A solution contain 10 gram per liter of sucrose and it has an osmotic pressure of 0.66 atmosphere at 273 Kelvin. Calculate the value of R. क्वेश्चन आया, एक सॉल्यूशन है जिसका 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूट और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.66 atm at 273 केल्विन टेम्परेचर. हमें निकालनी है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर. सॉल्यूट जो दिया गया है यहां पर ये है सुक्रोज. तो ये था क्वेश्चन. अब हमें इसका आर की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर? फॉर्मूला यूज करेंगे हम पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी. अब यहां पर हमें दे रखा है ग्राम पर लीटर, और ग्राम पर लीटर किसकी यूनिट होती है? स्ट्रेंथ की. तो इस स्ट्रेंथ को 10 ग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट है. अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से. और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. शुगर को बोलते हैं सुक्रोज. इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 342. गिवन वेट कितना है? 10. तो 10 डिवाइडेड बाय 342 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 342 करते हैं 0.029. ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स. अब इसकी वैल्यू रख लो इस फॉर्मूले में. प्रेशर दे रखा है आपको 0.66. n अपॉन वी, n की वैल्यू क्या है? 0.029. वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 1 लीटर सॉल्यूशन है. R हमें कैलकुलेट करना है. टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन. तो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0827. इसकी यूनिट क्या रहेगी? लीटर एटमॉस्फेयर. ये लीटर में था, ये एटमॉस्फेयर में है. पर केल्विन पर मोल. तो ये आ गई वैल्यू ऑफ आर. तो इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड. अब हम चलते हैं आगे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, किस सॉल्यूशन का कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस को हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सॉल्यूशंस can be divided into 3 categories on the basis of osmotic pressure. क्या क्या है ये 3 कैटेगरी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, hypotonic solution and hypertonic solution. अब इनका हम मतलब समझ लेते हैं. हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं. एक सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं A और दूसरी सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं B. A सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर B सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो ये दोनों सॉल्यूशंस कहलाएंगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो यहीं से आ जाती है इनकी डेफिनेशन. डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure are called isotonic solution. अब देखो बच्चों, टेक्निकली अगर हम देखें तो ऐसी सॉल्यूशन कब बनेगी? अगर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा है सॉल्यूशन का
तो पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, C इंटू आर इंटू टी। दोनों सॉल्यूशंस को एक ही जगह पर रखा गया है, मतलब इनका टेम्परेचर जो है वो सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन भी सेम था। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो अगर दो सेम कंसंट्रेशन की सॉल्यूशंस हमारे पास हैं तो इसका ये मतलब हुआ वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि पाई ए इज नॉट इक्वल टू पाई बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाते हैं, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। हाइपो वर्ड जो है इसका मतलब होता है लेस, तो हाइपोटोनिक का मतलब हो गया द सॉल्यूशन विच हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू other solution is called hypotonic solution। तो अगर हम ये मान लें कि सॉल्यूशन A it is less concentration and solution B it has more concentration, तो इसका ये मतलब हुआ पाई ए कंसंट्रेशन कम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा पाई बी से, और इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड हाइपोटोनिक। अब हाइपरटोनिक कौन सी हो गई, तो हाइपरटोनिक इसका जस्ट उल्टा, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था दैट विल बी कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन विच हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन विच हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस एग्जांपल में, इन द एग्जांपल अबाउ, सॉल्यूशन बी इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक क्वेश्चन जो है वो इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से हमें देखने को मिल जाता है कई बार, ऑस्मोटिक प्रेशर के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से, तो ये मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ, आप इसको समझ लो। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है ऑस्मोसिस का, ये कुछ पॉइंट्स है जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताते हैं ऑस्मोसिस का। पहला पॉइंट, सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन by the roots of plant it takes place through osmosis। सेकेंड, रूट से एब्जॉर्प्शन के बाद पानी टॉप पार्ट्स में कैसे मूव करता है प्लांट के टॉप पार्ट्स में, थ्रू ऑस्मोसिस। एनिमल्स के अंदर भी जो हमारे सेल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसीलिए हर एक बॉडी पार्ट तक वाटर का इजीली मूवमेंट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, सीड्स का जर्मिनेशन और प्लांट्स की ग्रोथ और इवन एनिमल्स की ग्रोथ भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। कई फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट्स के वो दिन में खुले रहते हैं लेकिन रात के टाइम पे क्लोज हो जाते हैं, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये भी ऑस्मोसिस की वजह से ही होती है। एंड लास्ट पार्ट, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी टेक प्लेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको अगर पानी के अंदर रख दिया जाए तो ये बर्स्ट हो जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब इसी से रिलेटेड जो है वो कई बार एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा प्रीवियस पेपर्स के अंदर, आईआईटी के अंदर और नीट के अंदर, तो ये क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन ये था बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन
इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। चार ऑप्शंस दे रखे थे। ऑप्शन था 0.9% NaCl सॉल्यूशन, 0.1% NaCl सॉल्यूशन, 0.2% NaCl सॉल्यूशन और चौथा ऑप्शन था 0.99% NaCl सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर हम कैसे बताएंगे। 0.9% NaCl सॉल्यूशन जो है ये आइसोटोनिक होता है आरबीसी के साथ। हमारे ब्लड के अंदर अगर इतना परसेंट NaCl सॉल्यूशन प्रेजेंट हो तो वो आइसोटोनिक होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आरबीसी के ऊपर, ना वो स्वेल होगा ना वो श्रिंक होगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9 से कम है तो ये सॉल्यूशन बन जाता है हाइपोटोनिक। और अभी बताया था तुम्हें हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आरबीसी को तुमने अगर एक ऐसी सॉल्यूशन में डाल रखा है जिसकी हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन है या फिर कह लो कंसंट्रेशन कम है, तो पानी क्या होगा, आरबीसी के अंदर जाएगा और पानी आरबीसी के अंदर जाएगा तो उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस और इसकी वजह से आरबीसी बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर सॉल्यूशन जो NaCl की सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है तो क्या होगा, तो पानी जो है वो आरबीसी से बाहर की तरफ मूव करेगा अंदर की बजाय, और ऐसे केस में आरबीसी जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और उनका प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। तो इस वर्ड का मतलब होता है जहां पर एक्सोस्मोसिस होता है वहां पर प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलता है हमें सेल्स का। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑन आरबीसी। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अब आ जाते हैं हम लास्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ये जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी इसको आप प्रूव कैसे करोगे कि दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम प्रूव करते हैं इसके फॉर्मूला से, प्रूफ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था पाई इज इक्वल टू n अपॉन बी इंटू आर इंटू टी। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं Na से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कह लो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पाई जो है वो डिपेंड कर रहा है n पे, और इसका ये मतलब हुआ कि पाई जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हेंस सिंस पाई इज डिपेंडेंट ऑन n, so we can say that it is a colligative property। अब जैसे हमने एप्लीकेशन देखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, जहां हमने ये बोला था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं किसी अननोन कंपाउंड का, तो वो एप्लीकेशन यहां पर भी है इसका। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर mass of an unknown compound। कैसे डिटरमाइन करेंगे, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था n अपॉन बी इंटू आर इंटू टी। n का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू आर इंटू टी अपॉन बी। तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो तो WB इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू बी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं अननोन कंपाउंड का। आज के लिए इतना ही। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले का यूज करके भी इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।